नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे उस हाई प्रोफाइल केस से जिसमें एक बेटे की मौत हो जाती है और इल्जाम पिता पर है। पिता पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बेटे की मौत के केस में पूर्व डीजीपी पिता पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अकील की मां और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अकील की पत्नी और बहन का नाम भी दर्ज है। सभी पर कत्ल और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। पंचकुला पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया है। अकील ने मौत से पहले इन पर संगीन आरोप लगाए थे। पिता और पत्नी पर अवैध संबंधों के इल्जाम लगाए गए थे और अकील ने पूरे परिवार पर परेशान करने के भी आरोप लगाए थे। पंचकुला में संदिग्ध हालत में अकील की मौत हुई थी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि किसी ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हुई थी। जहरीली चीज थी या क्या था, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन उनकी मौत के बाद अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। बेटे की मौत हो जाती है, संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई और उसके बाद एक उनका वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने अपने पिता पर अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के इल्जाम लगाए थे और अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। और इस मामले को लेकर डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने जानकारी दी। कहा, इस मामले को देखते हुए एसआईटी बनाई गई है। पंचकुला पुलिस ने मामला दर्ज करने के पश्चात शिकायतकर्ता को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। शिकायतकर्ता भी इसमें सामने आए थे। आपको बता दें, पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अब उन्होंने जो है शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की जाई है। शिकायतकर्ता का कहना भी है कि मामला दर्ज होने के बाद मृतक अकील अख्तर को इंसाफ मिलेगा। तो इस पूरे मामले में जो है अब एफआईआर दर्ज हुई है, एसआईटी बनाई गई है, जांच की जा रही है। कि कंप्लेंट पे ये मामला दर्ज किया गया है, उसका क्या रिलेशन है अकील अख्तर के साथ? जी, शमसुद्दीन करके व्यक्ति हैं, मलेरकोटला के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि इनके रिश्तेदारी कोई नहीं, बट ये काफ़ी करीबी जानकार हैं फैमिली के। जो मृतक की मदर हैं उनके ही गांव या सिटी से हैं और इसीलिए जानकार थे फैमिली के। तो उनकी ये एलिगेशन है और उनके थ्रू हमें कंप्लेन हुई है। तो वीडियो भी इस मामले में सामने है, उसकी भी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल मैम, मेनली इस वीडियो की वजह से ही जो सस्पिशन है कि इनकी डेथ में कुछ प्ले हो सकता है, उसी बेसिस पर एफआईआर की गई है। तो मैम, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक डायरी का भी जिक्र किया था। अभी इस डायरी में सब कुछ है, जो रीजंस हैं, तो क्या वो हासिल की गई है पुलिस के द्वारा? जी वही मैंने कहा कि अभी ये जितने भी सारे तथ्य हैं, सोशल मीडिया वीडियो होगी, सोशल मीडिया पोस्ट होगी जिसमें उस डायरी का जिक्र हुआ है, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बल्कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और एकदम साइंटिफिक एविडेंसेस पे बेस्ड हो। तो हमने तुरंत प्रभाव से एक एसआईटी भी गठित कर दी है एसीपी रैंक ऑफिसर के अंडर, एंड जो भी इसमें अपडेट होगा आप लोगों से साझा किया जाएगा। पहले तो ये बात है कि 8 तारीख को अगर वीडियो बनाई थी तो 8 तारीख को वायरल होनी चाहिए थी। वो वीडियो थी किसके पास जो इन्होंने अभी वायरल कराई है, वो थी किसके पास? वो इनके पास थी या अपने उसके मोबाइल में थी? अगर मोबाइल से निकाली है तो ये उसका जो सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे हैं वो। और दूसरी बात, आप देखोगे तो उसकी थोड़ी सी शक्ल दिखा के और उसके बाद वो एसी दिखाया, फिर उसका हाथ रख लिया, हाथ रख के उससे बुलवाया गया। फिर उसने ना तो मुस्तफा साहब के बारे में कुछ कहा, ना उसने अपनी माँ के बारे में कुछ कहा, ना अपनी बीवी के बारे में कुछ कहा, सिर्फ खाली बहन के बारे में कहा कि 1 साल पहले कितनी वीडियो हो सकती है? कोई भी वीडियो। वो तो खुद अपने उसमें कह रहा है कि जी मेरी उसका कितने कई वीडियो अपने उसमें कह रहा है कि मेरे पास तो कई वीडियो हैं। तो कौन सी वीडियो थी, कब की बनी हुई है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कोई बात नहीं, यार दे दे। बल्कि तो ये अगर मुस्तफा साहब सही हैं तो उनको सारी, जब मैंने शिकायत दे दी थी उसी टाइम मोबाइल उसका, उसकी डायरी और ये वीडियो जो कुछ उनके पास था तो यहाँ देते तो इन्वेस्टिगेशन हो जाते। उनको खुद इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, खुद तो डीजी रहे हैं। आज 27 अगस्त 2025 है एंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई डॉक्यूमेंट हो जाए मेरे पास पहले से ही, जिसमें मतलब बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का फेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, 1 1.5 2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ, मतलब
शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे ड्रेस अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे। फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को हर रोज़ लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और अब पता नहीं क्या कहानी अपनी घुसोड़ते रहते हैं कि तूने जहर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। पहले मनगढ़ंत कहानी। तो एफआईआर होने पर पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि परिवार पर एफआईआर एक घटिया सियासत है। एफआईआर होने का मतलब यह नहीं कि अपराध साबित हुआ। कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जल्द सच्चाई लोगों के सामने आएगी। बेटे अकील की मौत के मामले में पिता और मां पर एफआईआर दर्ज हुई है। पंजाब के पूर्व डीजीपी के मोहम्मद मुस्तफ़ा और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना पर यह एफआईआर दर्ज हुई है और इसी पर अब यह बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना का यह बयान है और उन्होंने कहा कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एफआईआर होने का मतलब ये नहीं कि अपराध साबित हुआ हो। ये परिवार पर एफआईआर एक घटिया राजनीति है, एक घटिया सियासत है। दिवाली के बाद जहरीली हुई हवा पर बीजेपी सांसद का बड़ा बयान सामने आया। चौधरी धर्मवीर सिंह ने पटाखों को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराया है। पराली नहीं, पटाखों की वजह से एनसीआर का प्रदूषण बढ़ा है। धर्मवीर सिंह का यह बयान है। सैटेलाइट में कहीं भी पराली नहीं दिखी। लोगों ने रात को 2 बजे तक पटाखे जलाए। पटाखे जलाने से वातावरण प्रदूषित हुआ। बता दें कि भिवानी में चिनार मिल के फाउंडर एवं पूर्व मंत्री राम भजन द्वारा शहर में हर साल दिवाली से अगले दिन दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर को सैकड़ों लोगों को बुलाया जाता है। शहर से ये सभी लोग आपस में मिलते जुलते हैं और एक दूसरे की सुख दुख की जानकारी देते हैं। इसी आयोजन पर चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने कहा कि पराली नहीं, पटाखों की वजह से प्रदूषण फैला है। दिल्ली एनसीआर में जो जहरीली हवा हुई है उसकी वजह प्रदूषण है, जब पराली नहीं। मैं तो इस परिवार को, बाबू राम भजन जी के सारे परिवार को और इसके साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने एक नई प्रथा लगभग 48 साल पहले इस दिवाली के उपलक्ष्य में दिवाली मिलन के तौर पर ये सभी केवल शहर के नहीं बल्कि बाहर से भी आए हुए सभी साथियों को इस दिवाली मिलन पर मिलवा देते हैं। क्योंकि मात्र दिवाली एक ऐसा त्यौहार है बाकी त्योहारों की तुलना में जहाँ हिंदुस्तान में सबसे अच्छा त्यौहार माना जाता है। दिवाली की रात आसमान रोशनी से चमक रहा था, लेकिन अब वही आसमान धुएं की चादर में लिपटा है। दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हो गई कि सांस लेना सजा बन गया है। प्रदूषण का कहर हर शहर पर छा गया है। देखिए उत्सव की रात के बाद की ये धुंधली सुबह की तस्वीर। दिवाली की रात आसमान में रोशनी नाची थी, रंग बिरंगी चिंगारियां फूट रही थी, लोग खुशियों में डूबे थे। कल तक ये वही हवा थी जिसमें दीपों की लो झिलमिलाती थी, लेकिन आज उसी हवा में जहर घुल चुका है। वही आसमान, वही शहर अब घुट रहा है। दिल्ली एनसीआर की सुबह अब कोई सवेरा नहीं, बल्कि एक धुंध का पर्दा है जो लोगों का सांस लेना मुश्किल कर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि रात 10 बजे तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 पार कर गया, यानी हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी थी। और सुबह होते होते AQI कई इलाकों में 450 की रेंज को भी पार कर गया। ये आंकड़े नहीं, अलार्म है, वो अलार्म जो अब भी हम सुनना नहीं चाहते। दिल्ली में आज प्रदूषण खराब श्रेणी में दिखाई दे रहा है और इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार पर हैं। आप देखेंगे आनंद विहार पर यहाँ पर काफ़ी धुंध यहाँ पर जो है वो छाई हुई है और CPCB के
अगर बात करें तो उसके मुताबिक आज दिल्ली में ओवरऑल AQI का जो लेवल है वो 346 के आसपास है, यानी जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली में ग्रैप 2 लागू है, लेकिन जिस तरह से आज प्रदूषण है उसके मुताबिक दिल्ली में कई जगह AQI 400 के पार भी पहुंच चुका है। जैसे बवाना, हालांकि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर 418 है, जहांगीरपुरी में 404 है, बुराड़ी क्रॉसिंग में 393 है, अशोक विहार में 386 है, आनंद विहार में 352 है और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 358, आया नगर में 349। और ये प्रदूषण का जो स्तर है वो अब बढ़ेगा ही। ये चेतावनी है कि हम अपने ही उत्सव से खुद को जला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, वो भी रात 8 से 10 बजे तक, लेकिन लोगों ने रात भर आसमान को पटाखों से भर दिया। आने वाले समय में ये ग्रैप 3 भी लागू हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि कई राज्यों में पराली जलती है। उसके अलावा जो दिवाली का मौका है, दिवाली में हालांकि पटाखे जलाने के बाद धुआं होता है, अक्सर इस तरह का और प्रदूषण होता है। इस तरह की चीज़ें कई सालों से लगातार चल रही है, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर से कई कारण भी हैं जो पोल्यूशन इस वक्त है। लेकिन एक दिन पहले से जो पोल्यूशन का स्तर था, लेवल था, वो काफ़ी ख़राब था, लेकिन आज 400 का पार जो है पोल्यूशन का लेवल पहुंच गया है। दिल्ली ही नहीं, उससे लगते हरियाणा के इलाकों में भी हवा जहरीली हो गई है। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में AQI 400 तक पहुंच गया। ये वो आंकड़े हैं जहां हवा नहीं, जहर बहता है। AQI के मुताबिक किस रेंज तक प्रदूषित हवा खतरनाक होती है, ये भी समझिए। 0 से 50 तक का AQI अच्छा माना जाता है, 50 से 100 AQI संतोषजनक, 101 से 150 तक मध्यम, 151 से 200 तक खराब श्रेणी में आता है। लेकिन जैसे ये और आगे बढ़ता है, 201 से 300 तक पहुंचा AQI बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है, और जब ये आंकड़ा 301 से 500 तक पहुंच जाए तो हालत बेहद गंभीर मानी जाती है। काबिल गौर है कि दिवाली से एक दिन पहले ही ग्रैप 2 लागू किया गया था। दरअसल ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लागू किया जाता है, और इसको प्रदूषण के स्तर को देखते हुए 4 स्टेजेस में लागू किया जाता है। ग्रैप स्टेज 1 तब लागू किया जाता है जब AQI 201 से 300 के स्तर पर हो। वहीं ग्रैप स्टेज 2 AQI 301 से 400 तक होने पर लागू किया जाता है। ग्रैप स्टेज 3 AQI 401 से 450 होने पर लागू किया जाता है। वहीं AQI जब 450 से भी ज्यादा हो, जिसे गंभीर प्लस माना जाता है, तो ग्रैप स्टेज 4 लागू की जाती है। यानी दिवाली से पहले ही प्रदूषण को कंट्रोल करने के उपाय जारी थे। लेकिन दिल्ली की ये सुबह हमें याद दिलाती है कि प्रदूषण किसी शहर का नहीं, हमारी सोच का हिस्सा बन चुका है। त्योहार फिर आएंगे, पटाखे फिर बिकेंगे, पर शायद अब वक्त है कि हम रोशनी और धुएं में फर्क समझें। दिल्ली से दीपक बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। हरियाणा के नए DGP OP सिंह पंचकुला में पुलिस लाइन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस शहीदी दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा के शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। DGP OP सिंह ने परेड की सलामी ली। इसके साथ ही 2 पुलिस अधिकारियों की खुदकुशी मामले पर भी DGP का बयान सामने आया, और उन्होंने कहा कि 2 साथी नहीं रहे, इस बात का दुख है, लेकिन पुलिस फोर्स की लड़ाई चलती रहती है। पुलिस का मनोबल टूटना सिर्फ सोशल मीडिया का दिखावा है। आप सभी से अनुरोध है कि शहीद स्मृति पुस्तिका के आगमन पर स्मृति गार्ड के द्वारा कांस्टेबल परमानंदन अपील की है, उसके बारे में देखें। शहीद वो है जो कि मतलब परस्त कमजोर लोगों के बीच में खड़े हैं। उन्होंने कमजोरों की रक्षा में इन मतलब परस्तों से लड़ते हुए अपनी जान दी है। हमें ऐसे लोग चाहिए। अगर आगे भी लोग जब मुकाबला हो पीठ ना दिखाएं, लड़ मरे, तो जो लड़ मरे हैं हमें उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, और जो उनके परिवार हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। उनको ये ना लगे कि हमारे तो सिरमौर ने अपना जान दे दिया और देश को हमारी परवाह ही नहीं है।
वो नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात का बहुत दुख है। हमारे दो साथी जिनके सामने वर्षों थे, 20-20, 25-25 साल अभी वो देश की सेवा करते, जनता की सेवा करते, नहीं रहे। उसके बाद भी एक ट्रैफिक के ऊपर हमारा KSI मारा गया। ये हम पुलिस बल है, पुलिस फोर्स है, हमारी लड़ाई चलती रहती है, आना जाना लगा रहेगा, मनोबल कहाँ से टूटेगा। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुजुर्गों के साथ दिवाली मनाई। सीएम सैनी ने सपरिवार पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की, बुजुर्गों को मिठाई बांटकर शुभकामनाएं दी। सीएम बोले कि बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दीपोत्सव मनाया। लाडवा और कुरुक्षेत्र में जनता से मुलाकात की। जिला वासियों के साथ उन्होंने दीपावली की खुशियों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को मिठाई बांटी, दीपावली की शुभकामनाएं दी, प्रदेश वासियों को दीपावली और गोवर्धन पूजा की बधाई दी। 3 घंटे तक लोगों के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे, जिसके बाद फिर पंचकुला चंडीगढ़ लौट आए। फरीदाबाद में दीपावली के अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा दीपक जगमगाया। लेबर चौक पर 15 फीट ऊंचे भव्य दीप को कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने प्रज्वलित किया। पुराने घी और तेल के टीनों से बने इस दीप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस दीप को एकता, सद्भाव और आशा का प्रतीक बताया गया। विपुल गोयल ने कहा कि ये आशा दीप विकसित भारत, विकसित हरियाणा और उत्कृष्ट फरीदाबाद के संकल्प का प्रतीक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, महिलाएं और युवा भी शामिल हुए और दीपोत्सव को जनोत्सव का रूप दिया। विजन था कि वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वैल्यू के साथ साथ वेस्ट को हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसका आज जीता जागता उदाहरण ये आशादीप हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया है। और आशादीप को जलाने का काम हमारे गुरुदेव पद्मोचार्य पुरुषोत्तमाचार्य जी स्वयं आकर यहाँ पर किया। आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक हो, चाहे कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल की बात हो। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो दीपक हैं वो अपने दीपक कुम्हारों से, लोकल कारीगरों से लें। उसी तरीके से लोकल कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना यहाँ पर जो है ये दीपक है और दीपक को आज यहाँ से तो उधर सोनीपत में दिवाली की रात पटाखा फोड़ते समय एक हादसा हुआ। गांव टांडा में महिला मजदूर हादसे में झुलस गई। दरअसल महिला के बेटे ने पटाखा फोड़ा तो आग लग गई। पास रखे सीमेंट के कट्टे में ये आग भड़क उठी। महिला सुनीता इस हादसे के वक्त खाना बना रही थी। खाना बनाते वक्त ये हादसा हुआ और हादसे में महिला लगभग 80% झुलस गई। परिजनों ने घायल महिला को सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने महिला को रोहतक PGI रेफर किया है। तो ये हादसा सामने आया। महिला खाना बना रही थी। खाना बनाते वक्त बेटी ने पटाखा जलाया, जो पास रखी सीमेंट के कट्टे में आग लग गई। कट्टे में आग भड़क उठी और महिला इस आग की चपेट में आकर 80% झुलस गई। पटाखा और सीमेंट वाला कट्टा जला रही थी वहीं, उसमें दोनों में पकड़ी, उसके ऊपर आग पकड़ गई सारी। आगे रहने वाले हो आप? हम लोग वहाँ के हैं, मैं ललितपुर की हूँ, वो वहाँ की है, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, मेरे को उसका गांव का नाम नहीं आ रहा। वो वहाँ की है, बड़े मलारा की रहने वाले। अब अभी कहाँ रहते हो आप लोग? अभी टांडा में रहते हैं हम लोग, काम करते हैं, लेबर है। तो वहीं अंबाला शहर में दीपावली की शाम भयंकर आग लगी। गोदाम में भीषण आग लगने के बाद लाखों का नुकसान हुआ। तेज लपटों ने पूरे गोदाम को चपेट में लिया। धीरे धीरे ये आग गोदाम के बाहर तक फैल गई। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गोदाम में टायर और रिसाइकलिंग सामग्री रखी गई थी। आग से गोदाम में भारी नुकसान हुआ है। तो दीपावली की रात ये हादसा हुआ। गोदाम में सामान रखा था, टायर रखे थे, रिसाइकलिंग की सामग्री थी, जिसमें आग फैल गई। धीरे धीरे पूरा जो गोदाम है वो आग की लपटों में आ गया, आग की लपटों की चपेट में आ गया और ये आग बाहर तक फैलने लगी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पाया। डायल 112 से सूचना मिली थी, गुरमीत ने दी थी कि भाई
मनमोहन नगर रोड पर, ठीक है, फैक्ट्री में आग लगी है। इसकी सूचना पाकर दमकल स्टेशन से 2 फायर गाड़ियां मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचकर दो गाड़ियां आग में लगी हुई है। आग बहुत ज़्यादा है। कबाड़ है जिसमें प्लास्टिक के चीज़ें और टायर आदि हैं, और फैक्ट्री का गोदाम है ये, ठीक है। इस पे आग में लगे हुए हैं और गाड़ियां मंगाएंगे स्टेशन से, जिस पे आग पर काबू पा लिया जाएगा। कितना बड़ा गोदाम है? अभी ये गोदाम तो है कम से कम 500-600 गज का गोदाम है। और कोशिश हमारी जारी है हमारी भी आग पर जल्दी काबू पा लेंगे। क्या कुछ सामान था, किस तरीके का है? सामान तो अभी मालिक के द्वारा ही पता चला। अभी इसमें जो टायर है और प्लास्टिक का सामान है, और इसमें आग लगी है अचानक। तो कितनी बड़ी आग है देखने से क्या लगा? आग तो अभी हमारी 2 वाटर बाउस 10,000 लीटर वाली 2 गाड़ियां लग चुकी हैं, और हमें अभी स्टेशन से और भी गाड़ियां, फायर गाड़ियां मंगाई है। मौके पर अभी और भी गाड़ियों को जितनी रहेगी तो वो भी मंगाएंगे और आग पर काबू पा लेंगे जल्दी।